अस्सलाम वालेकुम कैफे ऑर्डर इंश्योरेंस। आज इंशाल्लाह हम अपना चैप्टर नंबर 12 स्टार्ट करने जा रहे हैं। रिलायंस ऑन अदर्स का चैप्टर है ये। बेसिकली इस चैप्टर के अंदर हम दो चीजें देखेंगे कि एक तो यह है कि बतौर ऑडिटर जब आप अपना ऑडिट कर रहे होंगे तो क्या हर चीज आपने खुद करनी है या आप किसी और से असिस्टेंस भी ले सकते हैं। अच्छा, खुद से मुराद में यहाँ पे ऑडिट टीम पूरी की पूरी मैं ले रहा हूँ, ठीक है। मतलब अगर 2 4 5 जितने भी लोग हैं, 10 लोग हैं, 15 लोग हैं, जो ऑडिट टीम है, सीनियर जूनियर वगैरह सारे मिला के इंक्लूडिंग इवन मैनेजर्स पार्टनर, उसको मैं खुद कह रहा हूँ, ठीक है। और अदर से मुराद है जो इस टीम से हटके लोग हैं। देखिए, ऑडिट रिपोर्ट देना किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? वो ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो पार्टनर की, जो इंगेजमेंट पार्टनर होता है रेलेवेंट, उस बंदे ने वहां पे साइन करने होते हैं, अपना नेम भी मेंशन करना होता है, ठीक है। अच्छा, लेकिन क्या वो हेल्प ले सकता है ऑडिट के दौरान किसी और से? देखें, हमने एक तो टर्म बार बार पहले भी यूज किया, ऑडिटर्स एक्सपर्ट। आपको याद होगा हम कहते थे जहां पर भी कोई ऐसी चीज आ जाए जिसके अंदर ऑडिटर खुद एक्सपर्ट नहीं है, फॉर एग्जाम्पल बिल्डिंग की फेयर वैल्यू निकालनी है, ऑडिटर खुद एक्सपर्ट नहीं है। शेयर्स की फेयर वैल्यू निकालनी, ऑडिटर खुद एक्सपर्ट नहीं है उसमें, ठीक है। इस तरह कोई भी ऐसा मामला आया था जिसमें ऑडिटर खुद एक्सपर्ट नहीं है, लेकिन उसको लगता है कि यार मुझे कोई इंडिपेंडेंट पर्सन अपनी तरफ से भी अपॉइंट कर लेना चाहिए जो मामले को देखे, तो हम कहते हैं वो ऑडिटर एक्सपर्ट होता है ऐसे। तो भाई यहां पर भी अभी हम इस चैप्टर के अंदर दो लोग ऐसे पढ़ेंगे जिनके ऊपर ऑडिटर रिलायंस प्लेस कर सकता है। कितने लोग हैं भाई? दो लोग हैं जिनके ऊपर ऑडिटर अपनी रिलायंस प्लेस कर सकता है, मतलब है कि उनके ऊपर रिलाय करके काम करवा सकता है। दो लोग हम इस चैप्टर में पढ़ने जा रहे हैं। एक है इंटरनल ऑडिटर, उस कंपनी का, उस क्लाइंट का, उसके ऊपर भी हम रिलायंस प्लेस कर सकते हैं, लेकिन किस तरह से होगा ऑब्वियसली उसका तरीकाकार है। अदरवाइज सिंपल वो कहते हैं उससे काम निकलवा लो, लेकिन तरीकाकार है किस तरह से लेना है। और दूसरा बंदा है ऑडिटर एक्सपर्ट, ये हम पढ़ेंगे इस चैप्टर के अंदर। अच्छा, क्या इसके अलावा कोई नहीं है? देखें यहाँ पे आईजा 610 और आईजा 620 है, आईजा 600 भी है, ठीक है, लेकिन आपके सिलेबस का पार्ट है नहीं है। आईजा 600 का मैं क्या देता हूँ, थोड़ा बता देता हूँ। वो होता है कॉम्पोनेंट ऑडिटर। ग्रुप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जब बनती है ना, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनती हैं, तो जरूरी तो नहीं है ना कि पूरी का पूरा जो ग्रुप है, मतलब पेरेंट, उसकी सारी सब्सिडीज, उसका ऑडिट आप ही कर रहे हो। हाँ, ये जरूरी है कंपनीज एक्ट 2017 के मुताबिक कि उसका सेक्शन 228 है कि भाई अगर आप होल्डिंग कंपनी, जो पेरेंट कंपनी है, उसका ऑडिट कर रहे हैं खुद, तो भाई उसकी जो ओवरऑल कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बननी है उसका ऑडिट भी आप करेंगे, ये तो जरूरी है, ठीक है। मतलब है कि पेरेंट का ऑडिटर और कंसोलिडेटेड ओवरऑल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का ऑडिटर सेम होना चाहिए, ये तो जरूरी है कानून के मुताबिक। लेकिन हर सब्सिडरी का ऑर्डर भी वही हो, ये जरूरी नहीं है, सही है। स्पेशली जब आपकी सब्सिडीज फॉरेन सब्सिडीज भी होती है, वहां पे पता नहीं उन्होंने अपने मुल्क के हिसाब से कोई ना कोई ऑर्डर रखा होगा, तो इसका मतलब है कि ये इश्यूज आ सकते हैं कि वो बंदा कोई और हो सकता है जिसको हम कंपोनेंट ऑडिटर भी कहते हैं, ठीक है। तो कई बार उससे भी हमें काम लेना पड़ता है कि भाई वो अगर कंपोनेंट या वो ब्रांच, आसान फार्म समझ लें, ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सिग्निफिकेंट है हमारे लिए फ्ला सब्सिडरी, तो हम खुद तो नहीं अब वो फुल फ्लैश उसका ऑडिट कर पा रहे, लेकिन हम फिर उधर के ऑडिटर को इंगेज करते हैं, उससे काम लेते हैं। बात आ रही है समझ? तो वो फिलहाल आपके सिलेबस का पार्ट इधर नहीं, कैफ में, इंशाल्लाह जब उधर जाएंगे सी फ्लैप में तो देख लेंगे उसको। अच्छा जी, रिलायंस ऑन अदर्स, इसको भाई करते हैं स्टार्ट। दो तरह के लोगों के ऊपर उसने रिलायंस की बात की है, एक है जी इंटरनल ऑडिटर और एक है आपका ऑडिटर एक्सपर्ट। अच्छा, पहले अगर हम बात करेंगे इंटरनल ऑडिट से क्या मुराद है। इंटरनल ऑडिटर भी इसको बोला जाता है, इंटरनल ऑडिट फंक्शन बोला जाता है। इस डिपार्टमेंट को आपने पढ़ा होगा किसी दौर में I2B में, ये जो डिपार्टमेंट्स होते हैं इनको फंक्शंस भी बोला जाता है, फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन मतलब डिपार्टमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। इसमें HR डिपार्टमेंट अलग है, फाइनेंस डिपार्टमेंट अलग है, सेल्स डिपार्टमेंट, अकाउंट्स डिपार्टमेंट, आपका प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, इस तरह इंटरनल ऑडिट फंक्शन, इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट भी हो सकता है। अच्छा, अब क्या ये हर कंपनी के लिए लाजमी है? नहीं भाई, हर कंपनी के लिए लाजमी नहीं है, लेकिन कानून कहता है, कोड ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस रेगुलेशंस 2017
एक कानून है जो कि लगता है पब्लिक इंटरेस्ट एंटिटीज पे, आसान अल्फाज में समझ लें सरकारी और जो आपकी हैं लिस्टेड कंपनीज उनके ऊपर लगता है। लिस्टेड कंपनीज के लिए लाजमी है इंटरनल ऑडिटर का होना, बात आ रही समझ। लिस्टेड कंपनी के लिए इंटरनल ऑडिटर का होना लाजमी है, अदर देन लिस्टेड के लिए रिक्वायर्ड नहीं है। रख लें तो अच्छी बात है, अच्छी प्रैक्टिस है, ठीक है, रख लें तो अच्छी प्रैक्टिस है। तो इसका मतलब है कि ये वाला स्टैंडर्ड प्रैक्टिकली तो फिर लगेगा लिस्टेड कंपनीज के ऑडिट पे, क्योंकि लिस्टेड कंपनीज होंगी उसका इंटरनल ऑडिटर होगा, उस पर शायद फिर ऑडिटर अपनी रिलायंस प्लेस करे, या हो सकता है किसी दूसरी कंपनी ने भी रखा हो। लेकिन मैंने आपको बुनियाद बता दी है इसकी, कि बुनियाद तो ये होती है कि रिक्वायर्ड है इंटरनल ऑडिट फंक्शन किसके लिए, लिस्टेड के लिए, अदर देन लिस्टेड के लिए दिस इज नॉट रिक्वायर्ड, बट एज पार्ट ऑफ गुड गवर्निंग प्रैक्टिसेस एनी कंपनी कैन हैव अ इंटरनल ऑडिट फंक्शन। सही है। अच्छा, अब बात आई कि इंटरनल ऑडिटर या इंटरनल ऑडिट फंक्शन करता क्या है। तो देखें, इंटरनल ऑडिटर जो होता है वो एम्प्लॉय होता है ऑर्गेनाइजेशन का, ठीक है। ये भी कई बार हो जाता है कि इंटरनल ऑडिट आप आउटसोर्स भी कर देते हैं। आउटसोर्स से मुराद है कि कंपनी कहती है कि हम खुद नहीं एम्प्लॉय रखेंगे, हम किसी थर्ड पार्टी को, आमतौर पर किसी ऑडिट फर्म को, हमारी फर्म के पास में इंटरनल ऑडिट है तो वो कर देते हैं उसको आउटसोर्स। यार आप लोग एक्सपर्ट है, आप लोगों का डेली का काम है, या हम एम्प्लॉय रखें, उसको देखें समझें, इससे बेहतर नहीं है कि आप ही कर लें। आउटसोर्सिंग आपको पता फायदे नुकसान जो होते हैं उसी बेस पे, तो वो आउटसोर्स भी कर सकते हैं। बट स्टिल इन दैट केस इंटरनल ऑडिटर इज नॉट रियली इंडिपेंडेंट ऑफ मैनेजमेंट। वो इंडिपेंडेंट नहीं होता मैनेजमेंट से, वो मैनेजमेंट के लिए ही काम कर रहा होता है, ठीक है। जबकि जो एक्सटर्नल ऑडिटर होता है उसको थ्योरेटिकल बात कर रहा हूं मैं, सही है। थ्योरेटिकली क्या है कि भाई जो एक्सटर्नल ऑडिटर है वो अपॉइंट किया जाता है मेंबर्स की तरफ से, किसका ऑडिट करवाने के लिए, मैनेजमेंट का ऑडिट करवाने के लिए या डायरेक्टर्स का ऑडिट करवाने के लिए कि भाई क्या इन्होंने फाइनेंशियल स्टेटमेंट सही बनाई, ऐसी है ना। तो इसका मतलब है कि एटलीस्ट थ्योरेटिकली तो एक्सटर्नल ऑडिटर जो होता है वो डायरेक्टर से या मैनेजमेंट से इंडिपेंडेंट होता है, जबकि इंटरनल ऑडिटर नहीं होता, ठीक है। अच्छा, इंटरनल और एक्सटर्नल का तो हम पढ़ी जा रहे हैं ना, पर 11 चैप्टर पढ़ लिए, अभी 3 इसके बाद और आएंगे, हम पढ़ी जा रहे हैं क्या करना है उसमें। बात आ गई कि इंटरनल ऑडिटर ने क्या करना है, ठीक है। आए जरा इसके कुछ फंक्शंस देखते हैं, पहले आपका वो थोड़ा ज़हन खो रहा है। जैसे उसने कहा इंटरनल ऑडिट कंसिस्ट ऑफ ऑडिट, इन्वेस्टिगेशन और रिव्यू वर्क। इन्वेस्टिगेशन मतलब बहुत डिटेल में चले जाना, चीजों को ढूंढना, पूछताछ कर करके पता करना, ठीक है। और रिव्यू का मतलब होता है लिमिटेड स्कोप चीजें देखना। कैरिड आउट ऑन वॉलंटरी बेसिस बाय एन एंटिटी वॉलंटरली करवाती है। स्टैट्यूटरी ऑडिट तो एक्सटर्नल होता है ना, एक्सटर्नल तो आपको करवाना पड़ता है, क्योंकि कानून बोलता है, कंपनी से 2017 कहता है कि भाई जब कोई भी हर कंपनी ने ऑडिट करवाना है, सिवाय प्राइवेट कंपनी जिनका पेड अप कैपिटल 1 मिलियन से कम है, इसके अलावा हर कंपनी ने ऑडिट करवाना है लास्ट में। ये कंपनी से कहता है ना, तो वो तो भाई डंडे के जोर पे करवाया जाता है। ये वाला जो है वॉलंटरली अगर हम चाहें तो करवा सकते हैं, ठीक है। The internal audit work may be carried out by the entity's own full-time internal audit staff, उसका अपना भी स्टाफ हो सकता है, और by an external accountancy firm, या वो हो सकता है किसी को आउटसोर्स भी कर दें। The range of audit and इन्वेस्टिगेशन वर्क वो कहते हैं आमतौर पर ये होती हैं, जैसे कि कैरिंग आउट ऑडिट्स इन टू द एडिक्वेसी ऑफ फाइनेंशियल कंट्रोल्स इन स्पेसिफिक एरियाज ऑफ द अकाउंटिंग सिस्टम। अकाउंटिंग सिस्टम के किसी स्पेसिफिक एरिया को भी देखा जा सकता है, उसके फाइनेंशियल कंट्रोल्स, या मिसाल तौर पर सेल्स हैं, सेल्स से क्या फाइनेंशियल कंट्रोल है, पैसा किस तरह आता है, कैश किस तरह आता है, बैंक में कब जमा होता है, किस तरह होता है, क्या वो चीजें इफेक्टिवली इंप्लीमेंट भी हो रही हैं या नहीं हो रही, परचेजेस का किया जा सकता है, एक्सपेंसेस का किया जा सकता है, कौन अप्रूव करता है, कितनी लिमिट तक अप्रूव कर सकता है कोई बंदा, कौन से एक्सपेंसेस जो कैश से पे किए जा सकते हैं, कौन से एक्सपेंसेस बैंक से पे किए जा सकते हैं, ठीक है। इनका भी इंटरनल ऑडिट हो सकता है कि क्या उसके मुताबिक चल रही है। कैरिंग आउट ऑडिट्स इन द एडिक्वेसी ऑफ ऑपरेशनल कंट्रोल्स। अच्छा, ऑपरेशनल कंट्रोल जो फाइनेंशियल तो ज्यादा पैसे से जो रिलेट कर रहे हैं, ऑपरेशनल से मुराद है कि क्या चीजें ऑपरेशनली ठीक चल रही हैं, मिसाल के तौर पे क्या एम्प्लॉयज टाइम पे आ रहे हैं, ठीक है, उनको जो सैलरीज दी जा रही हैं क्या उनके जो वर्किंग टाइम है उसके हिसाब से दी जा रही हैं, ठीक है। मशीन्स क्या ठीक चल रही हैं, मशीन्स
अपनी कैपेसिटी के ऊपर काम कर रही हैं, तो ऑपरेशंस के जो चीजें होती हैं वो इसमें आ रही है कि ऑर्डर जब आता है कितनी देर में ऑर्डर आके डिलीवर कर दिया जाता है कस्टमर को, उसमें लीड टाइम बहुत ज्यादा तो नहीं है, कहीं बहुत ज्यादा डिले तो नहीं हो रहा कि हमारे कस्टमर लूज होने लग जाए, ठीक है। तो ये चीजें भी आपकी हो सकती हैं। अच्छा, देन ऑडिटिंग द एडिक्वेसी ऑफ कंट्रोल्स इन द एंटिटीज आईटी सिस्टम। फिर वो कहता है आईटी सिस्टम के जो कंट्रोल्स हैं, पासवर्ड लगा है कि नहीं लगा, कौन कितनी बार लॉग इन कर सकता है दिन में, क्या कोई अनऑथराइज्ड एक्सेस तो नहीं किसी के पास, आपके फायरवॉल एंटीवायरस वगैरह लगे हुए हैं, इंप्लीमेंट हो गए हैं, सही तरह काम कर रहे हैं, तो उसका मतलब ये भी ऑडिटिंग हो सकती है। देखिए उसने कहा कि फाइनेंशियल कंट्रोल्स भी देखते हैं, आपके ऑपरेशनल कंट्रोल्स का ऑडिट भी करते हैं, आईटी कंट्रोल्स का ऑडिट भी करते हैं, ठीक है, आईटी सिस्टम के। देन रिव्यूइंग द इकोनॉमी, एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस, ये 3 E's बोले जाते हैं, 3 E's, 3 E का मतलब 3 बार E, इकोनॉमी, एफिशिएंसी, इफेक्टिवनेस, ठीक है। इससे बेसिकली आपको पता लगता है कि क्या आप जो पैसा लगा रहे हैं उसकी आपको वैल्यू भी मिल रही है कि नहीं मिल रही, जो आप एसेट्स खरीद रहे हैं क्या वो आपको उतनी वैल्यू वापस कर रहे हैं, उतना कमा के दे रहे हैं, नहीं कमा के दे रहे हैं, ठीक है। वैल्यू फॉर मनी, जो आप एम्प्लॉइज रख रहे हैं क्या एम्प्लॉइज उतना आपको कमा के दे रहे हैं कि नहीं दे रहे, ये होता है, ठीक है। इफेक्टिवनेस, एफिशिएंसी एंड इकोनॉमी, ठीक है, ये 3 चीजें हो गए, इसका भी और कई बार किया जाता है। अच्छा, इसके अलावा कहते हैं कंप्लायंस वगैरह को भी देखते हैं। लीगल कंप्लायंस क्या है, कंपनीज एक्ट, अगर आपकी मतलब कंपनी है, लिस्टेड कंपनी है, तो कंपनीज एक्ट की क्या तमाम रिक्वायरमेंट मीट कर रहे हैं हम, हमारे ऊपर कोई पेनल्टीज तो नहीं लगी हुई। और तो देखिए काम होता है सेक्रेटरी का कंप्लायंस वगैरह देखना, जो कंपनी सेक्रेटरी होता है उसने लीगल कंप्लायंस देखनी है, लेकिन क्या वो देख भी रहा है नहीं देख रहा, उसका ऑडिट तो कर सकते हैं ना हम भाई, ठीक है। लीगल कंप्लायंस देखनी है हमने, स्टॉक मार्केट की कंप्लायंस हमने देखनी है, हम लिस्टेड कंपनी है, हमने एफबीआई की कंप्लायंस देखनी है हमने, और जो इदारों के साथ हम रजिस्टर्ड हैं जिनके अंडर हम आते हैं उनकी कंप्लायंस देखनी है, तो ये देखा जा सकता है, ठीक है। मनी लॉन्ड्रिंग वगैरह की उन्होंने बात की है कि उसको रोकने के लिए क्या मतलब कि हमारे स्टेप्स हैं एंटिटी के, उसको हमने देखना है, उसको कंसिडर करना है। एग्जामिनेशन रिव्यू ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन प्रोड्यूस बाय द एंटिटी, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन से मतलब वही लेजर्स वगैरह, ट्रायल बैलेंस वगैरह, क्या वो सही है कि नहीं उसको देखना, ठीक है। स्पेशल इन्वेस्टिगेशन सच एज इन्वेस्टिगेशन इनटू सस्पेक्टेड केस ऑफ फ्रॉड वगैरह की इन्वेस्टिगेशन करना। अच्छा देखें, जो होता है ना इंटरनल ऑडिट, ये कई बार प्री ऑडिट भी होता है और पोस्ट ऑडिट भी होता है। प्री ऑडिट से मुराद है कि अभी ट्रांजेक्शन हुई नहीं है, उससे पहले ही कहा जाता है कि इंटरनल ऑडिटर से अप्रूव करवा दो कि क्या ये ट्रांजेक्शन एज पर एसओपीज या एज पर कंट्रोल्स हो रही है। मिसाल के तौर पे आपने कहा कि जी 50 लाख रुपए की कोई मशीन लेनी है, तो भाई क्या वो मशीन लेने के लिए तमाम अप्रूवल्स ले लिए गए हैं, क्या उसके लिए जो वेंडर आपने चूज किया, सिलेक्ट किया, वो आपकी वो सप्लायर लिस्ट में से ही है, ऑलरेडी आपके पास इनरोल्ड था वो, ठीक है। उसकी डिटेल्स क्या है, क्या वो कोई ब्लैक लिस्ट वेंडर तो नहीं है, तो इसका मतलब पहले भी आप एक प्री ऑडिट करते हैं, ठीक है। फिर एक होता है ट्रांजेक्शन अगर हो चुकी है, उसके बाद पोस्ट ऑडिट करना। देखिए जो एक्सटर्नल ऑडिटर होता है वो क्या करता है, एक्सटर्नल ऑडिटर प्री करता है, पोस्ट करता है, बताएं जरा सोच के। एक्सटर्नल ऑडिटर जब ऑडिट करने आता है तो वो प्री ऑडिट होता है, पोस्ट ऑडिट होता है, भाई वो पोस्ट ऑडिट होता है। 30 जून तक डाटा हो चुका है, हम तो बाद में करते हैं ना, हम हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का करते हैं, तो पहले गुजर चुकी हुई है हिस्ट्री में फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, उसका ऑडिट कर रहे होते हैं। जबकि इंटरनल ऑडिटर मोस्टली यही होता है कि वो प्री ऑडिट भी कर रहा होता है, अभी ट्रांजेक्शन हुई भी नहीं होती साथ कर रहा, पहले उसको देखता है, वो ट्रांजेक्शन होने के बाद भी देख सकता है, ठीक है, तो पोस्ट ऑडिट भी करता है, तो ये भी एक है। अच्छा, अब आगे जरा इन दोनों का कंपैरिजन की बात करें, रोल एंड वर्क। एक्सटर्नल ऑडिटर का काम सिंपल है जी, उसने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की ट्रू एंड फेयरनेस के ऊपर उसने बात करनी होती है, ठीक है, उस पर अपना ओपिनियन देता है। जबकि इंटरनल ऑडिटर जो होता है उसने सिस्टम को स्टडी करना है, सिस्टम के कंट्रोल्स को स्टडी करना है, उसके ऊपर वो एक रिपोर्ट प्रेजेंट करता है, दैट इज नॉट एन ओपिनियन, वो अपनी एक रिपोर्ट प्रेजेंट करता है और उसमें सजेशंस वगैरह भी देता है कि भाई आपको किस तरह से बेहतर किया जा सकता है चीजों को। द इंटरनल ऑडिटर्स वर्क program will therefore to a large extent be dictated by audit committee। वो कहता है कि ऑडिट कमेटी इसको आमतौर पे डिक्टेट करती है इंटरनल ऑडिटर को, ठीक है। एक्सटर्नल ऑडिटर को ऑडिट कमेटी नहीं कर सकती। एक्सटर्नल ऑडिटर को आपको पता है कि वो इंडिपेंडेंट होता है, उसको आइजाज डिक्टेट करते हैं कि आपने किस तरह से काम करना है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग उसको बताते हैं किस तरह से काम करना है। जबकि इंटरनल ऑडिटर है उसको ऑडिट कमेटी होती है कंपनी की। अच्छा, ये भी लिस्टेड कंपनी है कि इसमें लाजमी ऑडिट कमेटी होना भी, सीसीटी कहता है, कोड ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस रेगुलेशन 2017
17 जो एक लॉ है, रेगुलेशन है कमीशन की तरफ से, एससीबी की तरफ से, वो ये कहती है कि भाई आपने ऑडिट कमेटी भी एक रखनी है अपनी, सही। और डायरेक्टर्स की कमेटी होती है, उसमें 1-2 डायरेक्टर हो सकते हैं, तो वो ऑडिट कमेटी जाती है। वो कह रहे हैं कि भाई इंटरनल ऑडिटर को वो लोग करते हैं। अच्छा, क्वालिफिकेशन टू एक्ट एक्सटर्नल ऑडिटर की जो क्वालिफिकेशन आप लोगों ने पढ़ी हुई है, ठीक है, वो जो सी होना चाहिए या सीएमए वगैरह भी हो सकते हैं अगर 3.5 मिलियन से कम का आपका पेड अप कैपिटल है, तो इस तरह अब वो उधर वो हो जाते हैं। तो इधर क्या इंटरनल ऑडिट के लिए वो कहते हैं कोई खास रिक्वायरमेंट नहीं है। लिस्टेड कंपनी के लिए ऑब्वियसली रिक्वायरमेंट है, वो सीसीजी के अंदर ही लिखी हुई है, बाकियों के लिए रिक्वायर्ड ही नहीं है, ऑडिटर होना लाजमी नहीं है, तो फिर रिक्वायरमेंट क्यों बताएं। लिस्टेड के लिए भी क्या है उसको फिलहाल इग्नोर करें, इससे आप दूसरी चीजों को भी कंफ्यूज कर लेंगे। अपॉइंटेड बाय एक्सटर्नल ऑडिटर को शेयर होल्डर्स या मेंबर्स अपॉइंट करते हैं, ताकि एक्सटर्नल ऑडिटर डायरेक्टर्स का या मैनेजमेंट का ऑडिट करेगा क्या उन्होंने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ठीक बनाई है कि नहीं बनाई। इंटरनल ऑडिट जबकि है वो उसको ऑडिट कमेटी उसको करती है, ठीक है। इसलिए जो इंटरनल ऑडिटर है वो रिपोर्ट भी किसको करता है, ऑडिट कमेटी को करता है, ठीक है। अच्छा, रिपोर्ट टू हो गया। अब बात आई, उन्होंने थोड़ा सा बता दिया। अब कहते हैं कि आज आइजा 610 के ऊपर ये है क्या। वो कहते हैं 610 जो है डील स्पेसिफिकली विद द एक्सटर्नल ऑडिटर्स रिस्पांसिबिलिटी व्हेन चूजिंग टू यूज द वर्क ऑफ इंटरनल ऑडिटर। देखो, अगर एक्सटर्नल ऑडिटर चाहता है कि मैं इंटरनल ऑडिटर के काम को इस्तेमाल करूं, लाजमी नहीं है कि उसके काम को इस्तेमाल करें, मतलब जबरदस्ती कोई नहीं है, लेकिन आपको पता है कि हमारा एक तरीकाकार होता है कि हमने रिस्क बेस भी काम करना, थोड़ा सा स्मार्टली प्ले करना है, अदरवाइज इतना डाटा होता है वो तो कभी भी ऑडिट खत्म ना हो। तो इसका मतलब है कि हमने थोड़ा तरीके के साथ चलना होता है। तो अगर हमें कुछ चीजों के ऊपर कॉन्फिडेंस हो कि इंटरनल ऑडिटर का किया हुआ काम मैं यूज कर सकता हूं या उससे मैं कुछ काम करवा सकता हूं, तो इसमें क्या मसला है। देखें, आप तो आए, अब ऑल्दो एक्सटर्नल ऑडिटर की पोजीशन तो परमानेंट होती है, पता है ना हमें, एजीएम टू एजीएम चलता है, वो बंदा किसी भी टाइम आगे दे सकता है, लेकिन प्रैक्टिकली हम लोग ऑब्वियसली फाइनेंशियल एंड होने के बाद ऑडिट स्टार्ट करते हैं, जबकि इंटरनल ऑडिटर वाज देयर एट ऑल द टाइम, ठीक है। वो बंदा उधर मौजूद था, उसने प्री ऑडिट भी किए होंगे, उसने पोस्ट ऑडिट भी किए होंगे, उसको उसका फ्रॉड का पता, उसने कुछ इन्वेस्टिगेशन भी की हो, उसको रिलेटेड पार्टीज का भी ज्यादा बेटर आइडिया होगा, तो उसको बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेशन होती है, उसको कंट्रोल्स के ऊपर बड़ी इन्फॉर्मेशन होती है, कंट्रोल्स किस तरह के हैं, कितने वीक है, कितने स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। तो भाई इसका मतलब है कि आप उससे काम ले तो सकते हो अगर आप चाहो तो, जबरदस्ती कोई नहीं है, बट इफ यू वांट तो आप कर सकते हो। अच्छा, अब उसमें वो कहता है कि 2 तरह के काम आप कर सकते हो। एक तो है कि डायरेक्टली उसका काम ही इस्तेमाल कर लो, उसका किया हुआ काम, उसकी इंटरनल ऑडिट रिपोर्ट है उसको इस्तेमाल कर लो, उसके कंट्रोल्स की इवेल्युएशन है उसको इस्तेमाल कर लो, ठीक है। उस बंदे ने कुछ इन्वेस्टिगेशंस की हुई हैं फ्रॉड की, उसकी रिस्क असेसमेंट है फ्रॉड पे, उसको की हुई चीज को एज इट इज उठा के इस्तेमाल कर लो, ठीक है। एक तो ये तरीका है, इसको कहते हैं यूजिंग द वर्क ऑफ इंटरनल ऑडिटर, बात है समझ। दूसरा तरीका होता है कि वर्क उसका इस्तेमाल ना करो, उससे काम करवाओ, ठीक है। obtaining डायरेक्ट असिस्टेंस फ्रॉम द इंटरनल ऑडिटर, डायरेक्ट असिस्टेंस लो, उससे आप असिस्ट उससे करवाओ अपने आप को, उससे हेल्प लो, मतलब आप जिस तरह कहोगे वो उस तरह से काम करेगा। बात आ रही समझ। पहले ही पॉइंट क्या है कि भाई आपने उसके काम को, किए हुए काम को इस्तेमाल कर लेना उठा के, अगर आपको सूटेबल लगता है ऑब्वियसली आगे भी पढ़ लेते हैं कब करना है। और एक क्या होता है कि आप उसके काम को एज इट इज इस्तेमाल नहीं करते, बल्कि आप उससे डायरेक्ट असिस्टेंस लेते हैं। आप उससे कहते हैं कि भाईजान ये कर दो, भाईजान फलां कर दो, फलां कर दो, ठीक है। वो आपका काम इस तरह करता है। अच्छा, अब क्या ये जरूरी है कि वो करे या ना करे, हम सारी चीजें आगे देख लेते हैं। लेकिन उसने कहा कि आप उससे काम ले सकते हो 2 तरह से। पहला, यूजिंग द वर्क ऑफ इंटरनल ऑडिट फंक्शन इन ऑब्टेनिंग ऑडिट एविडेंस, ऑडिट एविडेंस के तौर पे उसका काम उठा लो, उसकी कोई रिपोर्ट उठा लो, उसकी कोई इन्वेस्टिगेशन, उसकी कोई रिस्क असेसमेंट, उसकी इवैल्यूएशन ऑफ इंटरनल कंट्रोल्स वो उठा लो, ठीक, उसको एविडेंस बना लो। लेकिन ऑब्वियसली आफ्टर कंसीडरिंग वेदर दैट एविडेंस इज सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट, वो आपने लाजमी कंसीडर करना है, क्योंकि जिम्मेदारी भाईजान आपकी है। रिपोर्ट के अंदर आप ये नहीं लिख सकते कि मैंने इंटरनल ऑडिटर का काम इस्तेमाल किया तो बस मैं उसके ऊपर आ गई, नहीं नहीं सर, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ओपिनियन गलत होगा, उसके बैक पर अगर वर्किंग ना हुई तो भाई आपका वो है, तो ऑडिट रिस्क है आपका कि आप गलत ओपिनियन में कहीं दे बैठे, ठीक है। ऑडिट रिस्क यही है ना, इसलिए बड़े ध्यान के साथ करनी चीज।
एंड या दूसरे तरीके वो कहता है यूजिंग इंटरनल ऑडिटर्स टू प्रोवाइड डायरेक्ट असिस्टेंस, भाई उनसे डायरेक्ट असिस्टेंस लो अंडर द डायरेक्शन सुपरविजन एंड रिव्यू ऑफ एक्सटर्नल ऑडिटर। देखो डायरेक्शन भी एक्सटर्नल ऑडिटर की होगी, डायरेक्शन से मुराद क्या है ये करो, सुपरविजन से मुराद क्या है उसको सुपरवाइज करना, क्या होगा उसी तरह काम करना, इस तरह आपने उससे कहा। एंड रिव्यू, रिव्यू का मतलब क्या है उसके काम को रिव्यू भी कर लो भाई पहले कि क्या उसने आपके मुताबिक ही काम किया हुआ है, क्योंकि आपने उससे काम करवाया है, आपने अब उसके काम को इस्तेमाल करना है जो आपने करवाया उससे। पहले ऊपर वाले पॉइंट में क्या था, उसने खुद किया हुआ था काम, यूजिंग द ऑलरेडी डन वर्क ऑफ इंटरनल ऑडिटर, नाउ यू आर यूजिंग द डायरेक्ट असिस्टेंस फ्रॉम दैट इंटरनल ऑडिटर। ठीक है, दो तरीके से वो कहता है कि हेल्प ले सकते हैं। अच्छा, डायरेक्ट असिस्टेंस उसने डेफिनेशन दे दी है, इसका क्या मतलब है जी, एज द यूज ऑफ इंटरनल ऑडिटर्स टू परफॉर्म ऑडिट प्रोसीजर्स अंडर द डायरेक्शन सुपरविजन एंड रिव्यू ऑफ द एक्सटर्नल ऑडिटर। भाई एक्सटर्नल ऑडिटर अपनी डायरेक्शन, अपने हिसाब से, अपनी सुपरविजन में, अपने रिव्यू के मुताबिक ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करवाता है उससे। मिसाल के तौर पे यार ये सैलरी की कैलकुलेशन कर दो, ठीक है यार ये सैलरीज को आइडेंटिफाई कर दो कौन सी बैंक स्टेटमेंट से गई। अच्छा फ्ला मंथ की जो सेल्स है वो तो आप जरा मुझे वेरीफाई कर दें। अच्छा ऐसे करें कि रिकंसिलिएशन तो बना लें सेल्स की क्वांटिटी के साथ, ठीक है, बात आ रही समय आप उससे काम करवा रहे होते हो, आप उससे ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म करवा रहे होते हो, तो ये डायरेक्ट असिस्टेंस कहलाती है। अब अगली बात आ गई, आइदर 610 डज नॉट अप्लाई इफ द एंटिटी डज नॉट हैव इंटरनल ऑडिट फंक्शन। भाई ना ढोला उसी ना रोला उसी, ठीक है, ना तो भाई जब आपका इंटरनल ऑडिट फंक्शन है तो ना ही आपको जरूरत है ऑडिटर को ये सारा कुछ पढ़ने की, स्टडी करने की, ठीक है। And where an internal audit department exists, but both their responsibilities and activities are not relevant to the auditor based on the auditor's preliminary understanding, does not expect to use the work of the function obtaining evidence, ठीक है। The auditor may be prohibited or restricted by law or regulation from using the work of the internal audit function or using internal auditors to provide direct assistance। देखो उसने कहा भाई तीन सिनेरियो हो सकते हैं, ठीक है, अगर उसको हम इस तरह लिख लें। भाई पहला सिनेरियो क्या है, नो इंटरनल ऑडिट फंक्शन, भाई मौजूद ही नहीं है, तो क्या हम इस्तेमाल कर सकते हैं? नहीं कर सकते भाई, क्या मौजूद ही नहीं। दूसरे नंबर पे भाई क्या है, दूसरे नंबर पे वो ये कह रहा है कि आपका उसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है इंटरनल ऑडिटर की डिफरेंट हो सकती है ना, उन्होंने कोई ऐसे काम उससे करवा रहे जो आप पे रेलेवेंट नहीं है। रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ, इसको मैं IA लिख रहा हूँ इंशाल्लाह, इंटरनल ऑडिटर, रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ इंटरनल ऑडिटर आर नॉट रेलेवेंट टू ऑडिट, आपके काम की नहीं है भाई, वो कुछ और कर रहा है, वो आपके काम का नहीं है। या वो कहता है कि इफ लॉ और रेगुलेशन प्रोहिबिट्स, मना ही कर देती है, या रिस्ट्रिक्शन लगाती है। रिस्ट्रिक्शन का मतलब होता है ना, प्रोहिबिशन का मतलब होता है उसका ही मना कर देना, बिल्कुल ही कहना नहीं भाई यूज करते। रिस्ट्रिक्शन का मतलब होता है यूज कर सकते हो लेकिन इन लवाजमात के साथ, इन एसेंशियल्स के साथ, इन कंडीशन के साथ, इन कंडीशन को पूरा करते हुए आप इस्तेमाल कर लें। अच्छा वो कहते हैं अगर भाई लॉ प्रोहिबिट करता है, रिस्ट्रिक्ट करता है यूजेज ऑफ इंटरनल ऑडिटर फॉर वर्क और डायरेक्ट असिस्टेंस, तो भाई ये तीन सिचुएशंस में भी आप उसको जो है इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है, कि अगर तो मौजूद ही नहीं है या फिर मौजूद है लेकिन उसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपके रेलेवेंट नहीं है एक्सटर्नल ऑडिट के, या फिर कानून या मना कर देता है या कुछ रिस्ट्रिक्शन है, मना करता है तो बिल्कुल नहीं इस्तेमाल कर सकते, रिस्ट्रिक्शन है तो वो रिस्ट्रिक्शन वाला एरिया नहीं फिर आप कर सकते हो उससे, ठीक हो गया। ऑब्जेक्टिव्स क्या है, ऑब्जेक्टिव्स हैं टू डिटरमिन, एक्सटर्नल ऑडिट डिटरमिन करेगा whether the work of internal audit function or direct assistance from internal auditors can be used, क्या उसका काम या उससे डायरेक्ट असिस्टेंस ली जा सकती है, एंड इफ सो, और अगर ली जा सकती है in which areas and to what extent, and having made that determination, भाई किन एरियाज में और किस एक्सटेंट तक, किस हद तक, ठीक है। और कहते हैं जब ये डिटर्मिनेशन हम कर लेंगे उसके बाद इफ यूजिंग द वर्क ऑफ इंटरनल ऑडिट फंक्शन टू डिटरमिन वेदर दैट वर्क इज एडिक्वेट फॉर द पर्पस, अगर हमने उसका काम इस्तेमाल किया हुआ है, किया कराया काम, ठीक है, पकी पकाई अगर हमें खीर मिल गया तो भाई क्या वो खीर एडिक्वेट है, वो इतनी मीठी है कि हमारे काम है। एंड इफ यूजिंग इंटरनल ऑडिटर्स टू प्रोवाइड डायरेक्ट असिस्टेंस टू अप्रोप्रिएटली डायरेक्ट सुपरवाइज एंड रिव्यू, ठीक है। बहुत ज्यादा दोबारा समझ लो, कहता है कि भाई जान पहले नंबर पे तो हमारा काम है ये चूज करें क्या हम उससे काम लें, उसका यूज किया हुआ वर्क वही ले लें, उसका बनाया हुआ,
या उसको डायरेक्ट असिस्टेंस के लिए हम यूज करें। ठीक है, वो कहता है अगर तो आपने ये सोचा है कि आप उसका किया कराया काम ले लें तो पहले फिर देख लें कि भाई वो एडिक्वेट है, क्योंकि आपने डायरेक्ट नहीं किया वो काम, आपने सुपरवाइज नहीं किया वो काम। ठीक है, लेकिन आप रिव्यू तो ऑब्वियसली कर लेना, उसके ऊपर देख लेंगे क्या वो काम आपके लिए सफिशिएंट है, एडिक्वेट है या नहीं है। दूसरी बात वो कह रहा है कि भाई ये है, अगर आप उसकी डायरेक्ट असिस्टेंस इस्तेमाल करना चाह रहे हैं तो फिर ये इंश्योर करें कि यू आर अप्रोप्रिएटली डायरेक्टिंग, सुपरवाइजिंग एंड रिव्यूइंग हिज वर्क। ठीक है, क्या आप प्रॉपर तरीके से डायरेक्ट सुपरवाइज रिव्यू करें, क्योंकि भाई ये आपकी जिम्मेदारी है सारी जो आप उससे काम ले रहे हैं। बात आई इसमें। इवेल्युएटिंग इंटरनल ऑडिट फंक्शन। अब बात आई कि भाई देखें, जब हमने इंटरनल ऑडिटर के काम को इस्तेमाल करना है तो पहले हमें कुछ इवेल्युएशन भी तो करनी चाहिए। इवेल्युएशन से मुराद है कुछ चीजों को हमें कंसिडर करना चाहिए। हो सकता है कि वो बिल्कुल ही इंडिपेंडेंट ना हो। ठीक है, देखो जाहिर है ये मसला तो है कि वो बंदा मैनेजमेंट ने रखा होगा, लेकिन अभी हमने क्या पढ़ा कि वो ऑडिट कमेटी को रिपोर्ट करता है। ठीक है, अगर वो हर बंदे को रिपोर्ट कर रहा है, हर बंदे के नीचे लगा हुआ है, तो भाई फिर वो इंडिपेंडेंट बिल्कुल ही नहीं है। ठीक है, देखिए हम ये कह सकते हैं कि इंटरनल ऑडिटर काफी कम इंडिपेंडेंट होता है एज कंपेयर टू एक्सटर्नल ऑडिटर, एटलीस्ट प्रैक्टिकली। ठीक है, तो लेकिन ये भी नहीं ना कि आप बिल्कुल ही शर्म उतार दें यार, बिल्कुल ही वो इंडिपेंडेंट ना हो, नहीं, वो आपने ख्याल तो रखना है चीज का। इसलिए वो कहता है कि भाई क्या आपने उसका काम इस्तेमाल करना है कि नहीं करना, उसके लिए पहले तो है कि भाई आप उसको इवेल्युएट करें, इंटरनल ऑडिट को, फंक्शन को, उसके प्रोसीजर्स क्या हैं, वो किस तरह के प्रोसीजर्स परफॉर्म करता है, इन चीजों को आप पहले देखें। ठीक है, वो कहते हैं 3-4 चीजें देख लें, जैसे कि ऑब्जेक्टिविटी को देखें। ठीक है, ऑब्जेक्टिविटी से हमारा इंडिपेंडेंस है, कॉम्पिटेंस उसकी देखें, सिस्टमैटिक एंड डिसिप्लिन अप्रोच देखें। अच्छा, बहुत बड़े गौर से समझें, ये वाले तीनों चीजें आपने देख रहे हैं जब आप उसका काम इस्तेमाल करने लगे हैं। ठीक है, देखो दूसरा तरीका क्या है, डायरेक्ट असिस्टेंस देना, वो तो आपने अपने तरीके के मुताबिक लेनी है ना, आपकी अपनी पॉलिसीज, आपकी अपनी कॉम्पिटेंस है, आपने उसके मुताबिक लेनी है, उससे काम लेना है। ठीक है, वो काम कर रहा होगा, आप डायरेक्शन सुपरविजन रिव्यू कर रहे होंगे। ठीक है, पहला काम है उसने किया हुआ है काम, तो भाई क्या उसके काम को इस्तेमाल करेंगे या ना करें। तो सबसे पहले देखो क्या वो बंदा ऑब्जेक्टिव भी है, वो किसको रिपोर्ट कर रहा है, उसकी प्रमोशन वगैरह कौन करता है, उसकी सैलरीज कौन रखता है। ठीक है, ऑब्जेक्टिविटी से मुराद क्या है, इंडिपेंडेंस होना। ऑब्वियसली मैं आपको बता रहा हूँ 100% इंडिपेंडेंट नहीं है वो, लेकिन यार ज्यादा तो होना चाहिए, इतना तो होना चाहिए ना कि आप सेटिस्फाई हो सके कि हाँ भाई ये बंदा ऑब्जेक्टिवली काम इसने किया होगा। ठीक है जी, तो वो कह रहा है कि भाई आप देखें किसको रिपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है, क्या उसकी कोई कॉन्फ्लिक्टिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी तो नहीं है। कॉन्फ्लिक्टिंग से मुराद ये ना हो कि इंटरनल ऑडिट भी कर रहा है और उधर से फॉर एग्जाम्पल फाइनेंस मैनेजर भी अपनी ही चीजों को ऑडिट कर रहा है, तो क्या फायदा भाई इस चीज का। ठीक है, तो क्या डायरेक्टर्स तो नहीं उसके एम्प्लॉयमेंट को देखते, अगर वो देखते हैं तो फिर इंडिपेंडेंट नहीं है, ऑडिट कमेटी को देखना चाहिए ना। मेंबरशिप उसके पास किन प्रोफेशनल बॉडीज है, उनकी जो मेंबरशिप होती है, फॉर एग्जाम्पल आई कैप की है, उधर से क्या है ICMA है, उसकी है, ACCA वगैरह की है, तो उससे भी एक चीज होती है शो कि भाई आप एक प्रोफेशनल बॉडी के साथ है, प्रोफेशनल बॉडी के भी एथिकल जो चीजें, कोड ऑफ कंडक्ट है, एथिक्स है, वो भी आप पे अप्लाई होते हैं, तो शायद आप थोड़ा बेहतर हो। ठीक है, रिस्ट्रिक्शन इन प्लेस इन कम्युनिकेटिंग द फाइंडिंग टू द एक्सटर्नल ऑडिटर। हाँ, क्या उसके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शंस तो नहीं लगी हुई कि आपने एक्सटर्नल ऑडिटर को कुछ नहीं बताना, कोई कुछ नहीं बोलेगा। ठीक है, वो कहता है कि आपने कोई इस तरह की चीज तो नहीं की हुई कि आप एक्सटर्नल ऑडिटर को ना कम्युनिकेट करें, इससे ये जाहिर होगा ना कि यार उनके इसके ऊपर प्रेशर है। ठीक है, ये इसको कम्युनिकेट नहीं करने देते, बताने नहीं देते चीजें, तो ऑब्जेक्टिवली वो चीजें नहीं देख रहा। देन वो कहता है कि क्या does those shall determine the appropriate remuneration policy, क्या डायरेक्टर्स उसकी रेम्यूनरेशन पॉलिसी रखते हैं। देखिए ये सब पॉइंट्स में से कुछ का जवाब हाँ होगा, कुछ का ना होगा। ओवरऑल आपने एक जजमेंट कॉल करनी है कि भाई जो है ये चीज लैग कर रही है या नहीं कर रही। ठीक है, 100% मैंने आपको बताया वो ऑब्जेक्टिव नहीं हो सकता क्योंकि वो पार्ट है, वो एम्प्लॉय है। ठीक है, लेकिन ऑब्वियसली हमारा काम है दोषावल गवर्नेंस या मैनेजमेंट की बनाई हुई फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को देखना। जिम्मेदारी ऑडिट कमेटी की नहीं है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को बनाना, जिम्मेदारी किसकी है, दोषावल गवर्नेंस एंड मैनेजमेंट की। ठीक है, ये प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उनकी। इंटरनल कंट्रोल्स की जिम्मेदारी ऑडिट कमेटी की नहीं है, वो है आपके दोषावल गवर्नेंस मैनेजमेंट की। ठीक है, ऑडिटर को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना सारी ये उसकी जिम्मेदारी नहीं है ऑडिट कमेटी की, किसकी है।
ठीक है। तो इसका मतलब है कि हमने उनको ऑडिट उनका करना, तो हमारी कोशिश होनी चाहिए यार उनसे अगर इंडिपेंडेंट है तो बस ठीक है। ओके, अच्छा अब वो कहते हैं ये तो आपने देख लिया। दूसरी बात है कॉम्पिटेंस उसकी देखें कि क्या वो बंदा वो किसी प्रोफेशनल बॉडी का मेंबर है, क्या उसके पास प्रोफेशनल बॉडीज के उनके जिस तरह आई कैप है बड़े एक रिगरस ट्रेनिंग वगैरह भी आपकी होती है आर्टिकल्स के, जिसको कहा जाता है ट्रेनिंग कहा जाता है। देन आपकी स्टडीज हैं वो थोड़ी टफ है, ज्यादा उसमें पढ़ना पड़ता है, तो थोड़ा सा बंदा कॉन्फिडेंट होता है इस सेंस में। मतलब है कि आप अगर बात करें तो अकाउंटेंसी में ऑब्वियसली सबसे हाईएस्ट क्वालिफिकेशन यही है, ठीक है। तो आप कॉम्पिटेंट होंगे जाहिर अगर आपने सारा किया हुआ है। इसी तरह वो कहता है कि कुछ उसने ट्रेनिंग रेगुलेशन वगैरह ली हो, उधर से आपको आइडिया हो जाता है। फिर ये है कि क्या कोई पॉलिसी है जिसकी बेस पर इनको हायर किया जाता है, इनको ट्रेन किया जाता है, वो पॉलिसीज पढ़े हैं, वो पॉलिसी कितनी स्ट्रिंजेंट है, कितनी सख्त है, पता लग जाएगा कि बंदे तगड़े हैं ये वाले जो रखे हुए हैं, ठीक है जी। क्या उसके ऊपर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का अच्छा नॉलेज है, ये चीजें, मतलब ये 3-4 चीजें आप देख के उसकी कॉन्फिडेंस का आइडिया लगा सकते हो। देन आगे सिस्टमैटिक एंड डिसिप्लिन्ड अप्रोच, ये भाई बड़ा जरूरी है। देखें अगर आप उसका काम अगर आप उससे असिस्टेंस ले रहे हो ना, फिर अप्रोच आपकी लगेगी, एक्सटर्नल ऑडिटर की डिसिप्लिन आपका लगेगा, तरीकाकार आपका लगेगा, डायरेक्शन आपकी लगेगी, सुपरविजन रिव्यू सारा कुछ आपका है, आप अपने मुताबिक काम करवा सकते हो, ठीक है। लेकिन अगर उसका किया कराया काम इस्तेमाल कर रहे हो तो भाई उसने पता नहीं किस अप्रोच के मुताबिक किया, पता नहीं वो सिस्टमैटिक है भी या नहीं, सिस्टमैटिक से मुताबिक है प्रॉपरली जरा प्लान वे में चलने वाली चीज, या वो डिसिप्लिन है भी नहीं, या है किस तरह आइडिया हो, तो वो आपने पहले आइडिया लेना है उस चीज का। अदरवाइज अगर उसने अन्यवाह काम किया हुआ है, कोई सैंपलिंग का की बुनियाद नहीं है, ठीक है, कोई रिस्क असेसमेंट नहीं है, कंट्रोल्स जब दिल करता है टेस्ट हो जाते हैं, नहीं कर दिल करता नहीं होते, इस तरह की हरकतें तो नहीं की होती, ठीक है। इसलिए उसने कहा कि क्या उसका जो वर्क था प्रॉपर्ली प्लान सुपरवाइज रिव्यूड था, ठीक है, ये आपने रिव्यू कर रहे पहले, मतलब कि क्या उसने करके खत्म किया हुआ है अपना काम। डज द फंक्शन हैव अप्रोप्रिएट क्वालिटी कंट्रोल प्रोसीजर्स वगैरह हैं उसके ऑडिट मैनुअल्स से बना रहे हैं, किस तरह किस एरिया को देखना है, ठीक है, वो क्या मौजूद है, वर्क प्रोग्राम्स एंड अदर रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स वगैरह क्या ये मौजूद हैं या नहीं, ठीक है। तो भाई आपने उसकी ऑब्जेक्टिविटी, कॉम्पिटेंस एंड सिस्टमैटिक एंड डिसिप्लिन अप्रोच को स्टडी कर लेना है। अगर ये तीनों पॉइंट्स में से कोई भी पॉइंट ज्यादा लैक कर रहा है, ज्यादा मसला कर रहा है कि ऑब्जेक्टिविटी है ही नहीं, मिसाल तौर पे हर चीज वो डायरेक्टर्स को बताता है, जाके डायरेक्टर्स को रिपोर्ट कर रहा है, तो भाई फिर किस चीज का ऑडिट करना है, और इससे हम काम लेंगे उधर जाकर बता रहे हैं, ठीक है, कि इस तरह की चीजें ये डिस्कस कर रहे हैं, इस तरह के पॉइंट्स निकल रहे हैं उसमें से। तो देखिए हमने भी ऑब्वियसली डिस्कस तो करना ही होता है मैनेजमेंट के साथ, 2-4 के साथ डिस्कस किए बगैर हम रिपोर्ट क्वालिफाई या मॉडिफाई नहीं कर सकते, ठीक है। बट ऑब्वियसली हमने थोड़ा सी चीजों को लिंक करके भी चलना होता है, थोड़ा सा स्केप्टिकल भी रहना होता है, थोड़ा सा अनप्रिडिक्टेबल भी रहना होता है कि उनको ना पता लगे हम क्या प्रोसीजर परफॉर्म करने जा रहे हैं। लेकिन अगर ये भाईजान सब कुछ ही बताते फिरेंगे, उस तरह अगर उसकी कॉन्फिडेंस ही नहीं है, उसने जो काम किया हुआ है वो बिल्कुल ही फारिग है, ठीक है, ना तो कोई प्रोफेशनल बॉडी का मेंबर, ना उसकी कोई खास ट्रेनिंग है, उस तरह की हर चीजें, तो भाई फिर आप उसका काम इस्तेमाल नहीं करोगे, ठीक है, इनमें से अगर किसी भी चीज में मसला हुआ। ओके जी, कोई इसमें क्वेश्चन हो तो प्लीज यू मे आस्क। अच्छा बात है कि यूजिंग द वर्क ऑफ इंटरनल ऑडिटर, पहले तो हमने डिटरमिन कर लिया ना कि क्या उसका काम एडिक्वेट है या नहीं है, गल ये समझ। पहले हमने क्या डिटरमिन किया था, क्या उसका काम एडिक्वेट है भी कि उसको इस्तेमाल किया जाए या नहीं एडिक्वेट, उसके लिए हमने कहा 3 चीजें देख लें। अच्छा लेट्स से हम इस नतीजे पर पहुंचे कि यस दैट इज एडिक्वेट, दैट इज सफिशिएंट टू बी यूज्ड एज ऑडिट एविडेंस। अब व्हेन यूजिंग द वर्क, अब उसको इस्तेमाल किस तरह से करना है, कहते एग्जांपल ले लें कि कौन कौन से काम आम तौर पे आप इस्तेमाल करते हो उनके, जैसे उसने कहा ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस ऑफ कंट्रोल्स की जो टेस्टिंग है, टीओसीज उसके जो किए हुए उसको आप इस्तेमाल किया कर सकते हैं। सब्सटैंटिव प्रोसीजर्स ऐसे जिनके अंदर लिमिटेड जजमेंट इन्वॉल्व हो, जजमेंट कम हो इन्वॉल्व, सीरियस से प्रोसीजर्स हो जिसके अंदर, वो आप कर सकते हैं। मिसाल तौर पे भी सेल्स है उसको वेरीफाई किया हुआ है उसने, ठीक है, और उसमें जजमेंट का बहुत कम जजमेंट है, ठीक है, लेकिन दूसरी तरफ जजमेंट आती भी, एस्टिमेट्स हैं, फेयर वैल्यूएशंस हैं वगैरह, वो आप उसका काम ना इस्तेमाल करें, ठीक है, वो अपने मुताबिक कर लें। देन वो कहता है कि ऑब्जर्वेशन ऑफ इन्वेंटरी काउंट। इन्वेंटरी काउंट एक सिंपल सी चीज है, एक तो आपने किया होगा ना बतौर एक्सटर्नल ऑडिटर एज पर आईजा 501, जो आपने
ईयर एंड के ऊपर जाके ऑब्जर्व किया है। एक होता होगा कि जो ड्यूरिंग ईयर भी कभी ना कभी एक्सटर्नल इन्वेंटरी काउंट्स हो जाते हैं, उन इन्वेंटरी काउंट्स के ऊपर क्या ऑब्जर्वेशन है, क्या नेगेटिविटीज आपको नजर आती हैं, वो आप उसकी देख सकते हैं। ठीक है, देन ट्रेसिंग ट्रांजेक्शन थ्रू इंफॉर्मेशन सिस्टम रेलेवेंट टू फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। अगर उसने कोई ट्रांजेक्शंस वगैरह हैं, उसमें वो ट्रेस से मुराद क्या है कि भाई उसने कोई एंट्रीज ट्रेल पूरी उसकी टेस्ट की हुई है कि क्या वो हर तरह के ऑथराइजेशन अप्रूवल्स वगैरह हुए हैं, उसने कोई एक एंट्री पकड़ी है, एक क्या उसने जाहिर काफी ज्यादा एंट्रीज देखी होगी इस तरह की, उनको डॉक्यूमेंट भी किया होगा, वो आप देख सकते हैं। क्या उसने इंफॉर्मेशन सिस्टम के अंदर जो एंट्रीज हो रही है उनको देखा हो, इससे आपका इंफॉर्मेशन सिस्टम के ऊपर रिलायंस बेहतर हो सकती है। ठीक है, अच्छा, टेस्टिंग ऑफ कंप्लायंस विद रेगुलेटरी, उसने ऑब्वियसली कंप्लायंस को भी देखा होगा, हो सकता है एसएससीपी के साथ या इस तरह, और वो डॉक्यूमेंट की होगी, हाँ भाई एजीएम फाइल होगी है मिसाल के तौर पे। ठीक है, डायरेक्टर्स का इलेक्शन था, वो रिपोर्ट कर दिया गया रजिस्ट्रार को, ऑडिटर की अपॉइंटमेंट हुई है, ठीक हुई है। एफपीआर की बात की जाए तो हाँ जी भाई मंथली सेल्स टैक्स रिटर्न टाइमली जा रही है, इनकम टैक्स रिटर्न टाइमली जा रही है, विद होल्डिंग्स हो रही है फलाना, तो ये डिफरेंट चीजें हो सकता है उसने की हो, तो आप उसको भी देख सकते हैं। अब ये देखें, ये सारी चीजें ऐसी हैं जो बहुत ज्यादा टेक्निकल नहीं है। ठीक है, बहुत ज्यादा टेक्निकल या बहुत ज्यादा जजमेंट वाला काम आपने उससे नहीं करवाना, वो आपने खुद करना है अपने तरीका कार के मुताबिक, क्योंकि बेशक ऊपर वाले 3 पॉइंट थे, ऑब्जेक्टिविटी, कॉन्फिडेंस है, डिसिप्लिन, वेल डिसिप्लिन अप्रोच, वो जितने मर्जी अच्छे हो रहे हैं, लेकिन स्टिल देयर इज अ रिस्क के भाई वो जो दिखता है वो होता नहीं है कई बार उस तरह का। ठीक है, तो आपने अपने आपकी अपनी असल में रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ओपिनियन देने की भी ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो अपनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसके कंधों पर नहीं डाल देने की, हर बड़ा बड़ा काम भी करते जाओ। उसने कहा आमतौर पर 4-5 इस तरह काम किए जा सकते हैं। ठीक है, फिर उसने कहा कि एक तो आपने जनरल असेसमेंट किया है, मतलब ऑब्जेक्टिविटी क्या है, कॉन्फिडेंस के साथ, तो जनरल एक आइडिया, बाकी जब आपने जब उसका काम इस्तेमाल करना, उस काम की स्पेसिफिक असेसमेंट भी करनी है। फॉर एग्जाम्पल आपने कहा ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस ऑफ कंट्रोल, उसकी देख लें, उसने टेस्ट किया होगा, टीओसीज किया, उनको देखो भाई टीओसीज में देखें उसका सैंपल किस तरह से उसने लिया है, क्या उसने डिफरेंट एरियाज को टेस्ट किया, ये ना हो कि एक इस तरह की चीजें उसने कर दी है बाकी बिल्कुल इग्नोर की हुई है, क्या उसने डिफरेंट पॉइंट ऑफ टाइम्स के ऊपर चीजें टेस्ट की हैं। ठीक है, तो मतलब है कि आपने स्पेसिफिक एरिया को भी देखना है, ये नहीं है कि भाई बस वो 3 चीजें पूरी हो गई अब जो भी आ रहा है बिस्मिल्लाह करें हर काम उठाएं, नहीं भाई। ठीक है, एक्सटर्नल ऑडिटर इज रिक्वायर्ड टू इवैल्यूएट वेदर द वर्क वाज, हाँ अब देखो उसका काम आपने, अभी डायरेक्ट असिस्टेंस वाली आगे बात आई है, पहला पॉइंट चल रहा है उसके काम को आप इस्तेमाल कर रहे हैं, तो वो कहता है कि भाई जब आपने उसके काम को इस्तेमाल करना है तो फिर ये देख लें कि क्या उसका काम प्रॉपरली प्लान था, परफॉर्म सही तरह हुआ, सुपरवाइज रिव्यू डॉक्यूमेंट हुआ है सही तरह, मतलब कि देख के समझ आ रही है चीजों की कि ओके चीजें बिल्कुल ठीक काम किया हुआ है। ठीक है, सफिशिएंट अप्रोप्रिएट एविडेंस क्या उससे मिल सकता है जिसकी बेस पर आप कोई कंक्लूजन ड्रॉ कर सको, अगर सफिशिएंट अप्रोप्रिएट नहीं है तो उसका मतलब उसका काम सफिशिएंट ही नहीं है, आपके लिए एडुकेट ही नहीं है। ठीक है, देन वो कहता है कि क्या कंक्लूजन्स उसने कुछ निकाले भी हैं, ठीक है, उनको आपने देख लेना है, और क्या जो कंक्लूजन है उसकी जो रिपोर्ट्स वगैरह उसके साथ वो कंसिस्टेंट है, ये ना हो कि उसने डॉक्यूमेंटेशन में लिखा हुआ है फलां चीज में मसला है, रिपोर्ट में जाकर लिखी सब कुछ ओके। ठीक है, और अगर कोई एक्सेप्शंस हैं, कुछ अनयूजुअल मैटर्स हैं, कुछ ऑब्जर्वेशन है, उनको भी देखना है। देखिए बेसिकली वो क्या कह रहा है, वो ये कह रहा है कि भाई आपने जब उसका काम देखना है तो आप सबसे पहले देखें क्या वो काम प्रॉपर्ली प्लान, एग्जीक्यूट, रिव्यू, डॉक्यूमेंट वगैरह हुआ है, क्या उस काम से एविडेंस जो निकाला गया था वो एविडेंस आपके भी इस्तेमाल का है, और क्या उसने उस एविडेंस की बेस पर कुछ कंक्लूजन निकाले हैं, जो कंक्लूजन उसने निकाले हैं क्या वो उसकी बनाई हुई रिपोर्ट के साथ मुताबिकत भी रखते हैं, कंसिस्टेंट भी हैं, या अगर उसने कोई नेगेटिव पॉइंट्स, कुछ ऑब्जर्वेशंस, कुछ अनयूजुअल एक्टिविटीज, कुछ एक्सेप्शंस मतलब के पॉइंट आउट किए हैं, तो क्या उनको भी आपने कंसिडर करना है। ठीक है जी, ये कुछ चीजें हैं जो आपको उसके काम के हवाले से देखनी पड़ेंगी। अब आगे बात आ गई, एग्रीइंग सर्टेन मैटर्स इन एडवांस शुड मेक इट मोर लाइकली दैट द एक्सटर्नल ऑडिटर विल बी एबल टू रिलाई ऑन द वर्क ऑफ इंटरनल ऑडिटर। अब वो कहता है कि भाई आपने यूज तो उसको करना है, लेकिन यार जब उसको इस्तेमाल करना है ना उससे पहले उसके साथ कुछ चीजें एग्री कर लें,
ताकि बाद में मसाइल ना हो। देखें ये सिंपल सी बात है, हमें कुछ भी करना होता है तो हम दोनों तरफ से कॉन्ट्रैक्ट टीम है काइंड ऑफ व्यू, ठीक है। हमारा होता है कि भाई हमने क्या क्या करना है, हमारी आपस में क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, टाइमिंग डेडलाइंस क्या होगी, तरीकाकार क्या होगा, सारा कुछ हम पहले कर लेते हैं ताकि बाद में किस तरह का खड्डा ना हो। तो वो भी ये कह रहा है कि भाई आप टाइमिंग उस काम की वो देख लेंगे कब वो काम उसने किया और आप इस्तेमाल कर सकते हैं। नेचर ऑफ वर्क परफॉर्म, एक्सटेंट ऑफ ऑडिट कवरेज, ठीक है, कि वो हमारे ऑडिट में किस हद तक इस्तेमाल हो रहा होगा। मटीरियलिटी, परफॉर्मेंस मटीरियलिटी उसको बताएं कि भाई ये हमारी मटीरियलिटी है, परफॉर्मेंस मटीरियलिटी ये बता रहे हैं। उसको ये भी आप बता सकते हैं कि आपने सैंपल किस तरह सेलेक्ट करना है, ठीक है। काम आप सारा कुछ अपने हिसाब से करें, लेकिन ये कुछ चीजें हमारी मर्जी देख लें। डॉक्यूमेंटेशन ऑफ वर्क परफॉर्म, ठीक है, वो आपने डॉक्यूमेंट किस तरह करना है। रिव्यू एंड रिपोर्टिंग प्रोसीजर, किस तरह इसको रिव्यू किया जाएगा, किसको रिपोर्ट किया जा रहा है। देखिए एक तो ये ना कि उसने ऑलरेडी काम किया हुआ था उसको कर रहे हैं, ये भी हो सकता है कि मैं आपको ना सिर्फ एक मोटा मोटा सा आइडिया देता हूँ, काम आपने खुद ही करना है। आप अपना काम करें, मैं उसको रिव्यू कर लूंगा, मैं बाद में देख लूंगा क्या वो एडिक्वेट है या नहीं। लेकिन मतलब है कि मैं कुछ मोटी मोटी बातें आपको बता दूँ ताकि आप हमारे एंगल के मुताबिक थोड़ा सा काम कर दें। जबकि डायरेक्ट असिस्टेंट से मुराद है मैं उंगली पकड़ के लेके चल रहा हूँ कि भैया मैं आपको बता रहा हूँ एक एक चीज आपने किस तरह से करनी है, ठीक है। Then वो कहते हैं having evaluated the internal audit specific areas of work, the external auditor will then perform further procedure on some or all of the specific areas, ठीक है। कहता अगर वो कोई काम लेकर आया हमारे पास और हमने उसको असेस किया है, हमने मतलब उसको देखा, इवेल्युएट किया है काम को, तो वो कहता है अब ऑडिटर जो है, एक्सटर्नल ऑडिटर कुछ मजीद प्रोसीजर परफॉर्म कर सकते हैं, जैसे कि मेकिंग इंक्वायरीज ऑफ एप्रोप्रिएट इंडिविजुअल विद इन द इंटरनल ऑडिट फंक्शन। जाहिर जो काम है आप उसकी बेस पर उनकी इंक्वायरी से थोड़ा पूछ भी सकते हैं यार ये काम वाकई इसी तरह हुआ, किस तरह की चीजें हुई। ऑब्जर्विंग प्रोसीजर परफॉर्म बाय इंटरनल ऑडिटर, उसने किस तरह से प्रोसीजर परफॉर्म किए हैं। रिव्यूइंग द इंटरनल ऑडिट फंक्शन, वर्क प्रोग्राम एंड वर्किंग पेपर्स, वर्किंग पेपर वगैरह डॉक्यूमेंटेशन उसने किस तरह से की है, उसको डिटेल में देखो, समझ आएगी आपको काम की मजीद, ठीक है। देन री-परफॉर्मिंग अ सैंपल ऑफ इंटरनल, भाई आप एक री-परफॉर्म कर लें, उसने तो यही हुआ है काम, लेकिन आप भी थोड़ा सा अपने तौर पे करके देख लें। बेसिकली इससे होगा क्या कि आपका मजीद कॉन्फिडेंस आ जाएगा काम के ऊपर। अगर तो सही हुआ या आपको पता लग जाएगा कि नहीं भाई मेरे लिए रिलेवेंट नहीं है या मेरे लिए इतना सफिशिएंट नहीं है, ठीक है। द एग्जैक्ट नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ टेस्टिंग स्पेसिफिक वर्क ऑफ द इंटरनल ऑडिट फंक्शन विल डिपेंड अपॉन, भाई उसके काम को आपने किस हद तक इस्तेमाल करना है, किस टाइम पे करना है, किस नेचर का इस्तेमाल करना है, वो कहता है किस पे डिपेंड करता है। द एक्सटर्नल ऑडिट जजमेंट ऑफ द रिस्क एंड मटीरियलिटी ऑफ ईच एरिया कंसर्न्ड, ठीक है। हर एरिया के अंदर रिस्क कितना है, मटीरियलिटी कितनी, देखो उसी हिसाब से हम उसको काम देंगे ना। जिस काम के अंदर रिस्क ज्यादा है, जिस काम के अंदर जजमेंट ज्यादा इन्वॉल्व है, वो हमने इंटरनल ऑडिटर को नहीं देना, उसका काम इस्तेमाल नहीं करना। प्रीलिमिनरी असेसमेंट ऑफ इंटरनल ऑडिट फंक्शन, इस तरह हमारी प्रीलिमिनरी असेसमेंट थी, जब हम आए थे हमने अंडरस्टैंडिंग ली थी आईएसओ 315 के मुताबिक एंटिटी की इंक्वायरीज की डिफरेंट लोगों की, वहां पे भी हमें आइडिया होगा यार कितना कॉम्प्लीट है, कितना ऑब्जेक्टिव है। तो ये भी वो कहता है डिपेंड करता है ना कि आपने उसको किस हद तक काम देना है। देन इवैल्यूएशन ऑफ स्पेसिफिक वर्क, वो उसका जो स्पेसिफिक वर्क है उसकी इवैल्यूएशन, ठीक है। अच्छा अब ये सारा कुछ करके उसका काम इस्तेमाल करके डॉक्यूमेंटेशन भी तो करनी है ना। एज 230 क्या कहते हैं, समथिंग अनडॉक्यूमेंटेड इज समथिंग अनडन। आप कहेंगे मैंने उसका काम इस्तेमाल कर लिया, उसने डॉक्यूमेंटेशन की, मैंने कुछ नहीं किया, भैया ये गलत है, आपने भी डॉक्यूमेंटेशन करनी है। क्या डॉक्यूमेंटेशन करनी है, आगे जरा वही सिंपल होती है डॉक्यूमेंटेशन की बात कि भाई जो जो आपने किया है स्टैंडर्ड में वो आपने इवेल्युएट किया उसको इंटरनल ऑडिट फंक्शन को, ठीक है। आपने उसकी ऑब्जेक्टिविटी, कॉम्पिटेंस, कैपेबिलिटी वगैरह, उसका अप्रोच वगैरह उसको आपने देखा था, आपने उसके काम को देखा था, उसको आप डॉक्यूमेंट कर लें, ठीक है। नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ वर्क, किस हद तक उसको आपने इस्तेमाल किया, उसको एज एन एविडेंस जो आपने इस्तेमाल किया उसका आप लिखेंगे क्यों आपको लगा कि ये यूज हो सकता है। और उस काम के ऊपर अगर आपने खुद भी कुछ प्रोसीजर परफॉर्म किया तो वो भी लिखते हैं, ठीक है। चलिए आज के लिए ये था, बाकी डायरेक्ट असिस्टेंस कल देखेंगे। एक बात थोड़ा सा मैं रिवाइज इसको क्विकली करवा दूं, इंटरनल ऑडिटर बिल लिस्टेड कंपनी के लिए लाजमी है होना, अदर देन लिस्टेड के लिए लाजमी होना नहीं है, लेकिन अगर रखा हुआ है तो चलो बेहतर बात है। आईजा 610 तीन सिचुएशन में अप्लाई नहीं होगा। कौन सी तीन सिचुएशन, अगर तो इंटरनल ऑडिट फंक्शन ही नहीं है तो भाई कोई इसके ऊपर खपने की जरूरत नहीं है। अगर रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं जो इंटरनल ऑडिटर की वो रेलेवेंट नहीं है आपके साथ, तो फिर क्या फायदा, वो काम ही नहीं कर रहा वो वाला जो हमें चाहिए। इसमें कोई लड़ने वाली बात नहीं है कि भाई क्यों नहीं कर रहे, लेकिन आपने बस ये देखना है कि हमारे यूज का नहीं है तो ना इस्तेमाल करें।
और इस तरह अगर लॉ रोक देता है, आपको प्रोहिबिट या रिस्ट्रिक्ट करता है कि आप इंटरनल ऑडिटर का काम यूज नहीं कर सकते, देन भी आपको नहीं करना। अब आप इसका काम दो तरह से इस्तेमाल कर सकते हो, या तो आप उसका वर्क जो किया हुआ है उसमें, या उसको अभी भी कह सकते हो कि यार इस तरीके के मुताबिक कर दो, वो कर देगा। आपने बस काम उठा के उसको रिव्यू करके देख लेना है कि एडिक्वेट है या नहीं, आप इस्तेमाल करोगे। दूसरा क्या है, डायरेक्ट असिस्टेंस, जो कि हम कल पढ़ेंगे। वो क्या होती है कि अंडर द डायरेक्शन सुपरविजन रिव्यू ऑफ द एक्सटर्नल ऑडिटर, हमने एक्सटर्नल ऑडिटर के साथ में बताता है कि उससे करवाना होता है। ठीक है भाई, तो इंटरनल ऑडिटर का जो वर्क है वो एडिक्वेट है या नहीं, उसके लिए एक तो जनरल असेसमेंट है। जनरल असेसमेंट क्या है, तीन चीजें देख लेंगे, ऑब्जेक्टिविटी, कॉम्पिटेंस एंड डिसिप्लिन अप्रोच उसकी है या नहीं। अगर इनमें से कोई चीज ज्यादा लैक कर रही है तो हम उसका किया हुआ काम इस्तेमाल नहीं करेंगे। ठीक है, उसके बाद फिर उसका काम हमने देखा है, काम को हमने स्टडी करना है कि भाई किस तरह का काम उसने किया हुआ है, किस तरीका का के मुताबिक किया हुआ है, उसकी डॉक्यूमेंटेशन वगैरह को अच्छे से स्टडी करेंगे। तो ये कुछ चीजें हैं जो हमने उसका काम इस्तेमाल करते हुए करनी है। अच्छा, अब इसमें पेपर में से क्या आ सकता है, पेपर में इससे आमतौर पे ना जो अगला स्टैंडर्ड है ऑडिटर एक्सपर्ट, आमतौर पे उससे पूछता है, इससे भी ऑब्वियसली पूछ सकता है। हम सिलेक्टिव स्टडी नहीं कर सकते, किसी भी जगह से कोई भी चीज आ सकती है। लेकिन इसमें जैसे कि एग्जांपल्स हैं कि कौन कौन से काम, मतलब सीधा सा सवाल आ सकता है, कौन कौन से काम इंटरनल ऑडिटर के जो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इंटरनल ऑडिटर के वर्क जो एडिक्वेट है या नहीं, वो किस तरह असेस किया जा सकता है। ठीक है, और एडिशनल प्रोसीजर ऑडिटर क्या परफॉर्म करता है इंटरनल ऑडिटर के काम को लेकर। तो ये भाई कुछ चीजें हैं। ठीक है जी, चलिए मिलते हैं इंशाल्लाह कल। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।